Hello, dear students. A warm welcome to you all on Redeem Knowledge YouTube channel. I hope you all are doing great. आज हमारा 6th लेक्चर है जो कि होगा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हमारा सोसाइटी कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिटी कंप्लीट हो चुका है और एसोसिएशन भी कंप्लीट हो चुका है। हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ी, कास्ट और क्लास स्ट्रेटिफिकेशन भी पढ़ी और आज बात होगी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो भी इंडिया में पाई जाती हैं उसके ऊपर। पहले कुछ की डिफिनेशंस देख लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप तक एक इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंचे। टारगेट 60 JKSSB फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आपको खास इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि डेली आपको प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे जिसमें MCQs आपको यूनिट टेस्ट्स, सेक्शनल टेस्ट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टारगेट जो हमारा MCQs का है दैट इज 1200 MCQs। इसको रजिस्टर करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7051650020 और 8825002904। इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टडी मटेरियल, PDF, नोट्स फॉर JKSSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट नोट्स फॉर ऑल यूनिट्स, फुल वीडियो लेक्चर्स फॉर बोथ स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट्स। यू हैव टू पे 299 रुपीज़। आई थॉट कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डिफिनेशंस को लेके, तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सके तो आप उसे आसानी से कर पाए। ठीक है, पहले बात करते हैं रेमंड डब्ल्यू मोरे की। इसने स्ट्रेटिफिकेशन को लेके बोला इट्स ए हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। ठीक है, की पॉइंट्स हैं इसकी डिफिनेशन के। एक तो हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स में इसने बोला कि ये एक हॉरिजेंटल डिवीजन है सोसाइटी का। किस किस में? हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। उसके बाद गिस्बर्ट है, उसने बोला कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू परमानेंट ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज लिंक्ड विद ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। आप जब भी किसी डिफिनेशन में सुपीरियरिटी या सबऑर्डिनेशन देखोगे तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि ये गिस्बर्ट ने ही दी होगी। उसके बाद ऑकबर्न एंड निमकाफ ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करते हुए बोला कि ये एक प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंकड, जिससे इंडिविजुअल या ग्रुप्स को हम रैंक करते हैं मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की ऑफ स्टेटस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल है, हर एक ग्रुप को जब भी हम हायरार्की में उसको रखेंगे उसके पर्टिकुलर स्टैट्स होंगे उस ग्रुप के, उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद है आपका लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बोला ए स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज वन मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी बाय डिफरेंसेस अमंग पीपल दैट आर एलिवेटेड बाय देम एज बीइंग लोअर एंड हायर। हम स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी उस सोसाइटी को बोलते हैं जहाँ पे हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है बाय डिफरेंसेस। वो इनइक्वालिटी किस किस्म की होती हैं? वहाँ डिफरेंसेस होते हैं लोगों में जो कि इवेलुएट करते हैं इनको, या तो वो लोअर कैटेगरी में आएंगे या वो हायर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डिफरेंस उनको इवेलुएट किया जाता है, और जिसके पास चाहे रिसोर्स हो या कोई और क्राइटेरिया यूज़ हो, कुछ को हम बोलेंगे ये हायर क्लास में आएंगे और कुछ को बोलेंगे कि ये लोअर क्लास में आएंगे। जब इस किस्म का कोई आप की पॉइंट वहाँ पे देखोगे, हायर लोअर या इनइक्वालिटी, ठीक है, तो आपको आइडिया मिलना चाहिए कि ये लुंडबर्ग की ही होगी। उसके बाद विलियम्स एक सोशलॉजिस्ट था जिसने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करते हुए बोला कि इट्स ए रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन ए स्केल ऑफ सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, इक्वालिटी। ठीक है, इसमें भी तीनों चीज़ें आती हैं, लेकिन उसने बोला था लुंडबर्ग ने लोअर हायर इनइक्वालिटी, इसने बोला सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, इक्वालिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम कॉमनली एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि सोसाइटी ने अपने लेवल पे एक्सेप्ट करे होंगे, उस हिसाब से हम किसी इंडिविजुअल को सुपीरियर बनाते हैं और किसी इंडिविजुअल को इन्फीरियर बनाते हैं। उसके बाद है मेल्विन एम ट्यूमिन। मेल्विन एम ट्यूमिन ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिफाइन करते हुए बोला इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और सोसाइटी इनटू It's an arrangement of any social group or society into hierarchy of positions that are unequal with regard to power, property, social evaluation and psychic gratification. बोला सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम उस अरेंजमेंट को बोलेंगे जहाँ पे हम सोशल ग्रुप्स या सोसाइटी को एक हायरार्की या पोजीशन में रखते हैं जो कि अनइक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल जो टॉप का होगा वो बराबर नहीं होगा जो उसके नीचे होगा और जो उसके नीचे होगा। और ये डिफरेंस कहाँ से होती हैं? ये डिफरेंस पावर को लेके होती हैं। किसी ऊपर वाले ग्रुप के पास पावर ज़्यादा होगा, उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से हम इन्हें कैटेगराइजेशन करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले वीडियोस में भी देखे, सबके अपने अपने, जैसे हमने सोसाइटी के देखे, कम्युनिटी के देखे और एसोसिएशन के भी देखे, उसी तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये
एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। पहला ही कैरेक्टर जो सोसाइटी का है वो है इट्स प्रिमिटिव और एंशियंट। मतलब ये पिछले ज़माने में जब जब से इंसानियत बनी है, एंशियंट सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलता था, कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई हम्बल है, कोई पावरफुल है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पुराना इसका ओरिजिन है। उसके बाद डाइवर्स फॉर्म मतलब इसकी बहुत से हमें कैटेगराइजेशन डिफरेंट सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्लास है, इसमें कास्ट है, ई स्टेट है, एज बेस्ड है, जो भी हमने टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़े वही है डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और ये इसका एक फीचर है कि इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वो है ये यूनिवर्सल है इन नेचर। यूनिवर्सल कैसे है ये? कोई भी सोसाइटी दुनिया की जो एग्जिस्ट करती हैं वो स्ट्रेटिफिकेशन के बगैर नहीं होगी। किसी भी सोसाइटी को आप उठा के देख लो, वहाँ पे आपको गैप ज़रूरी देखने को मिलेगा। किसी ग्रुप के साथ अच्छे से ट्रेड किया जाता होगा, किसी ग्रुप के साथ इनइक्वालिटी की जाती होगी, ठीक है, या किसी ग्रुप के पास ज़्यादा पावर होगा, प्रॉपर्टी होगी, किसी के पास कम होगा, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है सोरोकिन की। उसने बोला ऑल परमानेंटली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स आर स्ट्रेटिफाइड। जो भी परमानेंटली ऑर्गेनाइज हुए हैं कहीं पे भी कोई भी सोशल ग्रुप, ये स्ट्रेटिफाइड होगा ही, क्योंकि अगर इसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होगी फिर ये सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल। स्ट्रेटिफिकेशन सोशल कैसे है? कोई भी इंसान अपने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उसकी हम सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन वन सोशल एटिकेट्स या सोशल इथिक्स को लेके ही ये स्ट्रेटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल जब कोई एजुकेटेड ज़्यादा हो, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, किसी के पास ज़्यादा पावर हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, कैरेक्टर हो, पर्सनैलिटी हो, इन चीज़ों को हम तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबके सेम ही है, सबके 2 हाथ है, सबके 2 पैर है, ठीक। अल्टीमेटली इट्स द सोशल कैरेक्टर हु डिसाइड्स कि स्ट्रेटिफिकेशन किस हिसाब से होगी। सोशल कैरेक्टर क्या है कि एक इंसान के पास पैसा कितना है, ये एक सोशल कैरेक्टर है। और इसी पैसे की बुनियाद पे हम फिर कैटेगराइजेशन करते हैं, इस इंसान को हमने हायर वाली कैटेगरी में रखना है, हमने इसको लोअर कैटेगरी में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो भी इंडिया में पाई जाती है। पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जजमानी सिस्टम, ठीक है। पहला ही टॉपिक जो इसमें है वो है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम जो है ना, ये वर्ड डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड से यजमान, ठीक है, और उसका मतलब है ए पर्सन हु परफॉर्म्स ए यजना, ठीक है। उसके बाद जजमानी सिस्टम है क्या? इट्स ए काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर बाय हाई कास्ट्स लैंड ओविंग फैमिलीज आर प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस लोअर कास्ट्स सच एज खाती, कारपेंटर, नाई, बार्बर, कुम्हार्स, पॉटर्स, लोहार्स, ब्लैकस्मिथ, धोबी, वॉशरमैन, स्वीपर, चौहरा एट्सट्रा। जजमानी सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से? जहाँ पे एक हायर कास्ट या हाई कास्ट जिनके पास लैंड, रिसोर्सेज या प्रोडक्ट्स है, वो क्या करते हैं, वो सर्विसेज रिसीव करते हैं, ठीक है। किस किस्म की सर्विसेज? एक तो कारपेंटर से सर्विसेज रिसीव करती हैं, दूसरा नाई से करती हैं, उसके बाद पॉटर से करते हैं, लोहार ब्लैक स्मिथ से करते हैं और वॉशरमैन से करते हैं, ठीक है। सर्विसेज हासिल करते हैं जब भी इनको इन लोगों की ज़रूरत होती है, इनको बोलते हैं हमारा ये काम कर दो, उसके बदले में इनको मिलता है कैश में कोई प्राइज़ या काइंड। कैश मतलब अगर यहाँ हमारे घर में कोई धोबी काम करेगा, कोई नाई काम करेगा, उसको ज़रूरी है, उसने तो हमें सर्विस दी है ना, उसको उसके बदले में या तो पैसे मिलेंगे या तो काइंड मिलेगा, कोई भी फूड ग्रेन हो या कुछ भी हो, ग्रेन्स वगैरह, ठीक है, वो मिल जाएंगी। तो जजमानी सिस्टम में क्या होता था, इसमें एक सर्विसिंग कास्ट होता है जिसको हम कामीन बोलते हैं, ठीक है, कामीन सर्विसिंग कास्ट को बोलते हैं। और कास्ट सर्वर जिनको सर्विस होती है वो होती हैं जजमान्स। जो भी सर्विस रिसीव करते हैं उनको जजमान बोलते हैं और जो सर्विस देते हैं उनको कामीन बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उनके बदले कैश या काइंड में इनको रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। काइंड में हमें ग्रेन देखने को मिलते हैं, फूडर, क्लॉथ्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, मिल्क, बटर, ठीक है, ये सब चीज़ें। ये इंडियन सोसाइटी में ये किस्म ये स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती थी जिसमें एक जजमान होता था, एक कामीन होता था। कामीन मतलब यही जो सर्विस प्रोवाइड करता है। कामीन नाई भी हो सकता है, कामीन कुम्हार भी हो सकता है, कामीन लोहार भी हो सकता है, कामीन स्वीपर भी हो सकता है।
ये क्या करता था, ये फार्मर जो यजमान या जजमान जिसको हम बोलते थे, उसके घर जाता था, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता था, ठीक है, उसके बच्चों के बाल काटता था, उसके खुद के बाल काटता था, धोबी उनके कपड़े साफ करता था, ठीक है, उसी तरीके से कारपेंटर उनके घर में अगर कुछ काम होगा वो कर देता था, और उस सर्विस के बदले उनको या तो पैसे मिलते थे या तो उनको काइंड में जैसे ग्रेन्स, फूडर, क्लॉथ एक्स्ट्रा मिल जाते थे, ठीक है। उस सिस्टम को हम जजमानी सिस्टम बोलते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको, जजमान्स को, ये उनके रिलेटेड ये टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे हमने कामिन देखा, वो सर्विस प्रोवाइडर था, उसी हिसाब से डिफरेंट एरियाज़ में इंडिया की इनके नाम है प्रजान, प्रधान, बौलिदार, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज वर्ड्स लिटरली रेफर टू द सेम पीपल। सब जो ये वर्ड्स हमने ऊपर बोले इनका मतलब एक ही है, दोज हु वर्क फॉर अदर्स एंड मे कॉल देम क्लाइंट्स। जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और इन काम करने वालों को हम क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से जो जजमानी सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं जिसको बोलते हैं पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप दूसरा नाम है जजमानी सिस्टम का। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से आपने याद रखना है। उसके बाद हम रेवेन्यू सेटलमेंट देख लेते हैं जो ब्रिटिशर्स ने दिया था इंडिया, और उसके रिजल्ट में यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटिफिकेशन बनी, फिर उसके बाद एंड में उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पहले जो उन्होंने सेटलमेंट लाया था उसका नाम था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम एक एक्ट से आया था, परमानेंट सेटलमेंट 1793, ठीक है, और ये सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था, ठीक है। मोस्टली ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इसको अडॉप्ट किया गया था या अप्लाई किया गया था। ये सारी रीजन तब एक ही रीजन थे। और उसके बाद इस रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, इसमें मनी लेवल्स ऑफ इंटरमीडियरीज विद इलॉबरेटेड लैंड राइट्स एंड सर्वड इंटरमीडियरीज बिटवीन एक्चुअल कल्टिवेटर एंड द ब्रिटिश स्टेट। इस सेटलमेंट में बहुत सी लेवल्स पर इंटरमीडियरीज रखे हुए थे, ठीक है। और उनका काम क्या था, उनको राइट्स दिए गए थे एट डिफरेंट स्टेजेस, और ये कल्टीवेटर और ब्रिटिश स्टेट के दरमियान थे, ठीक है। जो काश्तकार था और जो गवर्नमेंट थी उनके बिटवीन जो लोग थे उनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या था, इनका काम था टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम कल्टीवेटर एंड टू डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट इन ट्रेजरी कीपिंग द रेस्ट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। इनको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रखा गया था इनको कोटा कि आपने इतना ब्रिटिश ट्रेजरी में सबमिट करना है या डिपॉजिट करना है, बाकी जो बचेगा ये खुद को ले लेते थे वो सब, ठीक है। और इस इंटरमीडिएट सिस्टम ने क्या किया, इसने राइज दिया किसको, एब्सेंट लैंड ओनर्स। और ये एब्सेंटी लैंड ओनर्स कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ज़मींदार को राइट मिला था कि आपने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या इस पर्टिकुलर एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ठीक है। उसने आगे एक बंदा बिठाया, ठीक है, उसको बोला चलो मैं आपको ये टास्क दे देता हूँ, आप इनसे ले लीजिएगा, फिर मुझे दे और मैं ब्रिटिश ट्रेजरी में इसको सबमिट करके आऊँगा। उसने क्या किया, उसने और एक बंदे को अपने नीचे रख लिया, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया तुम मुझे ये काम करवा दो, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो लोग होंगे उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट कर लो और फिर मैं आगे पहुँचाऊँगा और फिर अल्टीमेटली ये ब्रिटिश ट्रेजरी में सबमिट हो जाएगा। ऐसे करते करते ये बीच में 2-4 बंदे आ गए जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेके जो मेन कल्टीवेटर था उसके बीच में बन गए। जैसे ही ये 2-4 बन गए, इस बंदे का काम नहीं था गांव में देख रेख करना कि रेवेन्यू कहाँ पे है, कहाँ कलेक्ट करना है। गांव में ये मेन बंदा था जो कि किन के साथ इन कांटेक्ट था, कल्टीवेटर्स के साथ। इसका कांटेक्ट इसके साथ था और इसका कांटेक्ट इसके साथ था और इसका कांटेक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। ये जो बीच वाला बंदा था इसको तो ना कल्टीवेटर को देखना था ना इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था, इसको इसके अगले वाले बंदे के साथ था और अपने जो नीचे इसने और एक बंदा रखा था उसके साथ था। तो इसका काम गांव में कुछ नहीं बनता था। इसने क्या किया, इसको तो रेवेन्यू आ रहा था क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड शेयर सबमिट करना था, ये फिक्स्ड शेयर लेके इसको देता था, जो बचता था वो खुद को रखता था। एब्सेंट लैंड ओनर्स कैसे बने, ये बंदा फिर इसको तो गाँव में कोई काम था ही नहीं, ये सिटी में आ गया, सिटी में अपना कारोबार इसने स्टार्ट कर दिया और वहाँ से ये लैंड रेवेन्यू ले रहा था क्योंकि फिक्स्ड टर्म इसको अपने वाले ऊपर वाले बंदे को देनी थी। जो भी बचता था वो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करता था, सिटी में। दैट मीन्स इसका ना कल्टीवेटर के साथ कोई कांटेक्ट था ना इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट था। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ना तो ये लैंडलॉर्ड था ही नहीं, इसके पास कोई ज़मीन थी ही नहीं, बस ये सिर्फ मिडल मैन बना हुआ था, इंटरमीडियरी बना हुआ था। इस वजह से इसको क्या मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था लैंड का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि
एब्सेंटी लैंड ओनर्स बन गए। मतलब ये रियलिटी में गांव में प्रेजेंट थे ही नहीं, ना इनका वहाँ पे कोई काम था, ना लेना था ना देना था। ये कहाँ पे थे? ये सिटी में थे या टाउन एरिया में थे, वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन गाँव के प्रोड्यूस से ये अपना शेयर कंटिन्यूसली ले रहे थे। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम में एब्सेंटी लैंड ओनर्स बन गए। उसके बाद और एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं रॉयतवारी सिस्टम। रॉयतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था? इसका नाम था थॉमस मनरो। इसने ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था? नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। नॉर्थ में मोस्टली ये पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसने क्या किया? इसने एबॉलिश किया इंटरमीडियरीज को, ठीक है, और उसके बदले इन्होंने डायरेक्टली कल्टिवेटर को इन कॉन्टैक्ट लाया विद स्टेट। इन्होंने बोला हम सीधे जो काश्तकार है उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस सिस्टम की बुनियाद पे एक इमरजेंस हुई, किसकी? प्रॉपर्टी होल्डर्स की, ठीक है। प्रॉपर्टी होल्डर्स जिनके पास एक वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड था जो कि वो कल्टिवेट कर रहे थे खुद ही और लेबर्स हायर कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है हर एक इंसान की गवर्नमेंट के साथ उतनी एक्सेस होती नहीं है। जो बंदा अपने स्टेटस में ज़्यादा अच्छा हो या इकॉनमी के लिहाज से हो, वही बंदा गवर्नमेंट के साथ इन कांटेक्ट आता है। उसी हिसाब से बहुत सारे बंदे जो मेन कल्टिवेशन कर रहे थे उनको गवर्नमेंट के साथ कोई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था। और इस वजह से रॉयतवारी सिस्टम की वजह से एक क्लास ऑफ पीपल बन गए जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें आ गई। और जब उनके पास बहुत सारी ज़मीनें आ गई तो वो खुद तो उसको कल्टिवेट नहीं कर सकते थे उतने वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड को। उन्होंने क्या करा? उन्होंने फिर हायर करने शुरू कर दिए लेबर्स। वो को सारे गाँव के लोगों को बोलते थे हमारे ज़मीनों पर काम करो, फिर उनको कुछ शेयर दिया जाता था और अल्टीमेटली वो लैंड प्रॉपर्टी होल्डर्स क्या करते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना लैंड रेवेन्यू दे रहे थे। और दोनों सिस्टम में जो है ना, concentration of land came into hands of few and was cultivated by either tenants or laborers। दोनों ज़मींदारी और रॉयतवारी सिस्टम में क्या कुछ बंदों के पास बहुत सारी ज़मीनें आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ? जब लिमिटेड बंदों के पास ज़मीनें आ गई तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीनें थी नहीं और मजबूरी में उनको उनके यहाँ काम करना पड़ता था जहाँ जिनके ज़मीनें हैं। तो इस वजह से क्या बने? सारे लेबरर्स बने और टीनेंट्स बने जिनके पास लैंड राइट्स का हक ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद और इससे क्या हुआ कि बहुत सारे बंदे जो गांव में होते थे उनको उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी और उनको मजबूरी में इन्हीं लैंड ओनर्स के यहाँ काम करना पड़ता था और वो लैंडलेस लेबर्स बन गई, ठीक है। उसके बाद क्लासेस विच जनरेटेड फ्रॉम देम आर, और जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला इन दोनों सिस्टम्स के आउटकम में, उनमें एक क्लास था जिनको हम बोलते हैं एब्सेंटी लैंड ओनर्स। जो मैंने अभी बोला वो गांव में थे ही नहीं, वो सिटी में अपना जॉब कर रहे थे, लेकिन लैंड का एक पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू का पर्टिकुलर शेयर इनको पहुंच रहा था। उसके बाद प्रॉपर्टी होल्डर्स वही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में थे जो फिजिकली सबमिट कर रहे थे या वहाँ पे उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। उसके बाद नॉन कल्टिवेटिंग टीनेंट्स जो कि कल्टिवेशन कर ही नहीं रहे थे। उसके बाद कल्टिवेटिंग टीनेंट्स विद ऑक्यूपेंसी राइट्स, कुछ टीनेंट्स ऐसे भी थे जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स था। और एग्रीकल्चरल लेबर्स, ये वो बंदे थे जिनकी बहुत तादाद थी, ये वहाँ पे काम कर रहे थे। गाँव में एक ही बंदे ने सारी ज़मीन ले ली थी और ये सारे लोग उनके यहाँ काम कर रहे थे। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन जो भी हमें एग्रेरियन सोसाइटी में देखने को मिलती है, जैसे कि आपको पता ही है इंडियन सोसाइटी इज़ ए काइंड ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशलॉजिस्ट है आंद्रे बेती, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है एग्रेरियन सोशल रिलेशंस। और उसमें वो ये बोलता है कि जो एग्रेरियन सोसाइटी होती है इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक जब तक हम ना देख लें कि इनका सोशल फ्रेमवर्क जो है वो कैसा है। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू इकॉनमी, और ये सोशल फ्रेमवर्क जो है इसको हम इकॉनमी तक महदूद नहीं कर सकते। उसके बाद उसने बोला जो क्लास रिलेशनशिप्स है लैंडलॉर्ड्स या टीनेंट्स के दरमियान, जिसमें क्या है? ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंडलॉर्ड एंड लेबरर्स, ठीक है। इन इंडिया कास्ट ऑलवेज डिटरमाइंस दीज एंड हेंस बोथ आर इंटररिलेटेड। उसके हिसाब से हिंदुस्तान में कास्ट ही डिफाइन करता है कि एक लैंडलॉर्ड और टीनेंट में कैसी रिलेशनशिप रहेगी, ठीक है। जैसे कि इन सोसाइटी में ज़्यादा कास्ट ही पाया जाता है। ऑलरेडी हम कास्ट के बारे में बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, वो इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करा। वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद क्लास रिलेशंस आर लेजिटिमाइज्ड एंड सैंक्शनड बाय कास्ट सिस्टम। जो भी क्लास रिलेशंस डेवलप होती हैं इंडियन सोसाइटी में बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, ये इनको लेजिटिमाइज और सैंक्शन करता है कौन? यही कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम इज़ बैक्ड बाय रिलीजियस बिलीफ्स। उसके बाद कम्युलेटिव इनइक्वालिटी एंड डिस्पर्सन इक्वालिटी, ये दो चीज़ें हैं जो कि आंद्रे बेते ने दी थी, ठीक है। कम्युलेटिव इनइक्वालिटी, हम उस इनइक्वालिटी को बोलते हैं जहाँ पे कास्ट और क्लास एक दूसरे के साथ एक मिल जाता है। जैसे अगर मैं हायर कास्ट से हूँ दैट मीन्स मेरे पास ज़मीनें भी ज़्यादा होंगी,
इसको बोलते हैं कम्युलेटिव इनइक्वालिटी। डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी में कास्ट क्लास के बराबर नहीं होता है। जैसे अगर कोई लोअर कास्ट से है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई अच्छी जॉब ना हो। ये हम एंशंट में देखते थे, ठीक है, और इसको हमने मॉडर्न में देखना शुरू कर दिया, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में अगर कोई लोअर कैटेगरी से है तो आराम से उसको जॉब मिल जाती है आज, लेकिन अगर पिछले ज़माने में देख लेते उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। वो ज़रूरी था कि अगर वो लोअर कास्ट से है वो गरीब ही होता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कोई लोअर क्लास से है, लोअर कास्ट से है, वो अच्छे पोस्ट पे होता है और उसकी इकॉनमी वो अच्छी खासी स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ होता है। ऑलरेडी हमने इसके 5 यूनिट्स अपलोड करे हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें। और इसके अलावा हमने जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है ऑलरेडी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आपने हम अभी तक वो वाली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी हैं तो डू ज्वाइन दैट एट अर्ली, ताकि एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें हेल्प कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।